नमस्कार दोस्तों, आपको आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, आधुनिक काल के भारत के बारे में। इसका स्टार्ट हुआ था जब औरंगजेब गुजर गए थे। उधर से हमने माना है क्योंकि औरंगजेब एक बहुत अच्छे मुगल बादशाह थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से एम्पायर, काफ़ी अपना साम्राज्य काफ़ी जगह पे फैलाया हुआ था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उनके बाद मुगल एम्पायर का पतन स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हमने 1707 को लिया है मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, औरंगजेब के 3 लड़के थे, जिनमें से 3 लड़कों में से एक विजयी हुए और उनका नाम था बहादुर शाह, जिन्होंने आगे तख्ता संभाला। पर बहादुर शाह का क्या प्रॉब्लम था? बहादुर शाह 65 ईयर ओल्ड के प्रिंस थे। अब वो प्रिंस 65 ईयर ओल्ड राजा बनेंगे तो उनकी पॉलिसीज उसी हिसाब से होंगी। तो वो मोस्टली ज़्यादा कंसिलेशन में बिलीव कर रहे थे और थोड़ा सा उन्होंने कुछ औरंगजेब की कुछ रिलीजियस अनटॉलरेंस जो पॉलिसीज थी उनको भी रिवर्स करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले इनका कंसिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि राजपूत घराने जितने भी हैं उनके साथ उनके ज़्यादा कंट्रोल पाया जाए। तो उन्होंने जो अंबर के राजा थे उनको हटा के विजय सिंह को, एक उनके कज़न थे जिनको उनको नियुक्त कर दिया एज राजा। फिर उन्होंने अजीत सिंह को कहा कि मुगल अथॉरिटी के सामने सर झुकाओ, हमारे आगे आप अपने आप को सबमिशन कर दो। दूसरी चीज़ क्या हुई, इनके साथ सिखों के साथ जो सिखों के साथ था उनके साथ भी इनका कंसलेशन हो गया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ प्रॉपरली पॉलिसी इनकी हो गई थी। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि गुरु गोविंद सिंह जी जब वो गुजर गए तो उनके बाद, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बाद किसने बंदा बहादुर सिंह के अंडर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट के अंडर इन्होंने सोचा कि अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, अब इस प्रोटेस्ट को दबाना पड़ेगा। तो बहादुर शाह ने सोचा इस प्रोटेस्ट को मैं दबा देता हूँ। तो उन्होंने दबाने के लिए बहुत कोशिश की और उन्होंने अपनी लाइफ में लोहागढ़ का फोर्ट था, वहाँ पे हिमाचल के पास आता है, हिमाचल के पास में आते हैं लोहागढ़ का फोर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था। तो उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब जब ये गुजर गए थे 1712 में, तब वापस सिखों ने वहाँ पे वापस कब्जा कर लिया। तो इनका कंसिलेशन प्रॉपर हो नहीं पाया था। दूसरी चीज़ आती है मराठाओं के साथ इन्होंने जब कंसिलेशन की पॉलिसी स्टार्ट की तो पॉलिसी थोड़ी सी आधे मन से करी, प्रॉपरली इन्होंने नहीं की। तो प्रॉब्लम क्या आई कि मराठाओं को सबसे पहले तो इन्होंने वो स्वदेश मुखी नहीं मांग रहे थे, वो चौथ मांग रहे थे। ये स्वदेश मुखी चौथ एक टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है जिसको मैं आगे समझाती हूँ। तो वो ये स्वदेश मुखी नहीं चौथ मांग रहे थे। चौथ होता है 1/2, स्वदेश मुखी होता है 1/2। तो उन्होंने उनको नहीं दिया। अब ऑफकोर्स सी बात है, आप स्वदेश मुखी दे रहे हो और चौथ नहीं दे रहे, चौथ तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, तो स्वदेश मुखी से वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उसके बाद जो शाहू जी थे वो उनके एम्परर, मतलब मराठाओं में वो उनको अपना राजा मानते थे, पर उन्होंने उनको राजा भी नहीं स्वीकार किया, उनको अथॉरिटी भी स्वीकार नहीं किया। तो ताराभाई से और शाहू जी से उनके थोड़े मतभेद चलते रहे। अब इतने सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं बहादुर शाह के, तो इनके साथ भी कौन खड़ा है? इनके साथ में कुछ लोग भी अभी भी हैं। वो लोग हैं इनके जो जाट चीफ हैं, जाट चीफ और बुंदेला चीफ। जाट चीफ हैं छत्रसाल और बुंदेला चीफ है चूड़ामन। ये लोग इनके साथ फाइट में भी गए थे जब इनकी बंदा बहादुर के साथ लड़ाई चल रही थी। तो कि बहादुर शाह में के टाइम पे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन डिटीरिएट हो रहा था, फाइनेंसेस खत्म हो गए थे। अब जब औरंगजेब गुजरे थे तब 13 करोड़ रुपए थे सरकारी मुगल खजाने में। वो सब 1712 तक कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गए। मतलब इतना बुरा हाल था। ये क्यों था? वो रेकलेस प्रमोशंस दे रहे थे जागीर दे रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनका जितना खजाना था, जो उनके टैक्स रिवेन्यूज आने थे, वो घट गए। अब आप किसी को जागीर दे रहे हो, आप कलेक्ट कर लो जो कलेक्ट करना है, और प्रमोशंस दे रहे हो, टाइटल्स दे रहे हो, ऐसे में आपका सरकारी खजाना खत्म होगा ही होगा। अब आए जहांगीर शाह। जहांगीर शाह बहादुर शाह के ही लड़के थे, पर जहांगीर शाह को जुल्फिकार खान का सपोर्ट था। जुल्फिकार खान एक नोबल थे, मंत्री थे। तो जुल्फिकार खान, हम यहाँ पे जहांगीर शाह की पॉलिसीज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जुल्फिकार खान की बात करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल राजा था, जो फैक्ट में, जो असलियत में जो राजा था, वो जुल्फिकार खान थे। अब इन्होंने देखा कि औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज थी जो रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी, स्टेट में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी। तो इन्होंने कोशिश की कि ऐसी पॉलिसीज लाएं जो थोड़ी सी, जैसे जजिया अबॉलिश करवा दिया इन्होंने हिंदू चीफटेन्स जो थे छत्रसाल और चूड़ामन, उनके साथ भी कंसिलेशन कर लिया, क्योंकि जहांगीर शाह आए थे, बहादुर शाह के बेटे थे, बट उनसे कंसिलेट करना ज़रूरी था। अब इन्होंने एक और चीज़ देखी कि एक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ इन्होंने देखा कि सरकारी खजाना खत्म हो गया। अब इन्होंने किया एक टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, इन्होंने नया इजाद किया जो टोडरमल के टाइम से चलता आ रहा था, वो हटा दिया। इन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट किया जहाँ पे
ये होता था कि हर मिडिल मैन को या ज़मींदार को अलॉट किया गया कि आपको सरकारी खजाने के लिए इतना रिवेन्यू हमें देना है, बाकी आप फ्री हैं, आप कितना भी रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिवेन्यू आप अपने पास रख लीजिए। अब अगर ऐसा होगा तो कोई भी बीच का जो इंसान होगा वो अगर उसको 100 रुपये मुझे सरकारी खजाने को या मुगल खजाने को देनी है तो वो 200 रुपये भी कलेक्ट कर सकता है, 300 रुपये भी कलेक्ट कर सकता है, वो जितना हो पाएगा उतना कलेक्ट करेगा। तो ये एविल सिस्टम स्टार्ट हो गया। इससे पीजेंट्स, गरीब फार्मर्स, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी उनके साथ। इस सिस्टम को कहा गया इजारा सिस्टम। अब मराठाओं की बात आती है, मराठाओं के साथ इनके क्या ताल्लुक, कैसे थे रिलेशंस। मराठाओं के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरदेशमुखी दे दिया, इन्होंने चौथ दे दिया, अब मराठा खुश हो गए, तो इनको थोड़ा संतुष्टि होगी कि मराठाओं के साइड से इनको कोई प्रॉब्लम आने की कोई वो नहीं थी। और दूसरी चीज़, उन्होंने शाहू जी को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ऑफकोर्स ही बात है कि मराठा थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस पॉलिसी से। दूसरी चीज़ क्या हुई कि अब जहांगीर शाह थे तो वो मोस्टली लग्जरीज में बिजी रहते थे। अब मोस्टली काम कौन कर रहे हैं, जुल्फिकार खान कर रहे हैं, तो कुछ और मंत्री होते हैं जो थोड़े जलने भुलने लग जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम पॉइजन करने लग जाते हैं जहांगीर शाह के कानों को, गलत गलत बता रहे होते हैं, और जहांगीर शाह प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जुल्फिकार को हटाने के लिए, उनको मनवाने के लिए, हार्म करने के लिए। पर वो प्लॉटिंग सक्सेसफुल हो उससे पहले उनकी लड़ाई हो जाती है फारूक सियार से। अब फारूक सियार उनके कज़न हैं, ठीक है, उनके कज़न नेफ्यू हैं, मतलब नेफ्यू हैं उनके। तो अब फारूक सियार के साथ उनकी लड़ाई होती है, फारूक सियार उनको हरा देते हैं आगरा में 1713 में फारूक सियार उनको हरा देते हैं। फिर फारूक सियार राजा बन जाते हैं। अब फारूक सियार के साथ कौन होते हैं, सैयद ब्रदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री में ये सैयद ब्रदर्स, किंग मेकर्स कहा जाता है इनको। पहले का नाम है अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम है हुसैन अली खान बर्रा। पहले को बनाया गया था वजीर और दूसरे को बनाया गया था मीर बख्शी। अब ये सैयद ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि ये कौन है और क्या करते थे। इनको किंग मेकर्स इसलिए कहा गया क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे लोगों को राजा बनाने के लिए, और ये सामने से राजा नहीं बनते थे बट पीछे से ऑपरेट करते थे। अब यहाँ पे भी हम किसकी बात करेंगे, हम फारूक सियार की बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात करेंगे जिनकी पॉलिसीज चलती थी। अब सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज की बात करेंगे, पर यहाँ पे सैयद ब्रदर्स को पता था कि जब तक उनके हाथ में कंट्रोल नहीं आएगा, उनको पता है एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है, उनको पता है कि फाइनेंसेस को सुधारना है, उनको पता है कि पॉलिसीज़ को सुधारना है, पर वो पॉलिसीज तभी सुधरेंगी जब उनके हाथ में कंट्रोल होगा, जब उनके हाथ में अथॉरिटीज़ होंगी। अब अथॉरिटीज़ उनके हाथ में क्यों नहीं है, क्योंकि फारूक सियार उनको पूरी अथॉरिटी नहीं देता, हर चीज़ में अड़ंगी करने लग गया था। अब सैयद ब्रदर्स थोड़े से इरिटेट हो गए थे, तो उन्होंने सोचा फारूक सियार को हटाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने प्लान बनाया और समहाउ फारूक सियार को हटा दिया। अब फारूक सियार के बाद इन्होंने मोहम्मद शाह को बनाया राजा। मोहम्मद शाह सिर्फ 18 साल के थे। अब 18 साल का जो इंसान होगा उसकी सोचने समझने की शक्ति शायद इतनी नहीं होगी, क्योंकि वो भी अपने फारूक सियार बहुत ज़्यादा लग्जरीज में इन्वॉल्व रहते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों में, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो उनके बच्चे भी ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, तो वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे इन सब चीज़ों में। अब इसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया, सैयद ब्रदर्स ने उनकी लिबर्टी खत्म कर दी, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, सब चीज़ें, हर A to Z डिसीजन सैयद ब्रदर्स से पूछकर होने लगा मोहम्मद शाह। अब दूसरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे एक और डालना चाहूँगी। अगर आप राजा के अगेंस्ट प्लानिंग करके, इंट्रिग प्लानिंग करके, आप उसको हार्म करके आप अगर राज्य हड़पते हो, तो आप जनता की नज़रों में राजद्रोही हो जाते हो, ट्रेटर हो जाते हो। अब अगर ट्रेटर को जनता अच्छे से नहीं देखती, ऊपर से नोबल्स डरने लग जाते हैं, अगर हमारे राजा की जान सेफ नहीं है तो हमारी जान कैसे सेफ है। इसलिए सब लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। इसी प्लानिंग प्लॉटिंग में निज़ामुल मुल्क आए। निज़ामुल मुल्क ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर प्लॉटिंग की और समहाउ सैयद ब्रदर्स को ख़त्म करवा दी। एक को ख़त्म करवा दी, दूसरे भाग गए थे और समहाउ उनको वहाँ पे भी ख़त्म करवा दी। हम सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस पे थी, तो उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें रिवर्स कर दी जो औरंगज़ेब के टाइम पे टॉलरेंट नहीं थी। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि मराठाओं के साथ संधि की। अब मराठाओं के साथ संधि करने का फ़ायदा ये रहा कि मराठाओं ने इनको 15,000 सोल्जर्स दिए, ये कह के कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप ले सकते हैं। तो ये अब सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज़ और सैयद ब्रदर्स ऑडियंस जनता में प्रिय नहीं थे। दूसरी चीज़, नोबल्स डरते थे, तो समहाउ निज़ामुल मुल्क
और मोहम्मद अलीम खान के साथ मिलके मोहम्मद शाह ने उनको कंस्पायर किया और उन लोगों को ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ जब आती है यहाँ पे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि मोहम्मद शाह जब निज़ामुल मुल्क थे मोहम्मद शाह के साथ, बिकॉज वो निज़ामुल मुल्क बाद में वज़ीर बन गए, तो उनके साथ जब वो थे तब ऐसा टाइम था कि वो लास्ट चांस था कि आप मुग़ल एम्पायर को डिक्लाइनिंग की स्टेज से निकाल के उसको आप स्टेबल स्टेज पे ला सकते हो, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मोहम्मद शाह इन्वॉल्व थे अपने खुद के लग्जरीज़ में। आपके जितने भी औरंगज़ेब के बाद राजा आए ये खुद की सेटिस्फैक्शन में, खुद के सेल्फ प्लेजर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, फाइनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, लुटाने में। क्यों कहते हैं कि वो लास्ट चांस था। अब मराठा खुश थे तो मराठा साउथ की तरफ कन्फाइंड थे, नॉर्थ की तरफ उन्हें वो डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे आपको। दूसरी चीज़, राजपूत आपके साथ लॉयल थे, राजपूत लॉयल होंगे तो ऑफकोर्स ही बात है कि आप उनके साथ मिलकर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को वर्कआउट कर सकते हैं, पर आप नहीं कर पाए। ऊपर से आपकी जनता एटलीस्ट ये मानती थी तब तक कि आज भी मुग़ल बादशाह हैं, हमारे राजा, हमारे सम्राट हैं, वो हमें संभालेंगे, तो उनका फेथ था। मोहम्मद शाह बहुत टाइम तक बादशाह रहे थे, तो उनके पास 30 साल तक एक बार चेक कर लीजिए, 1719 से 48 तक, 1719 से 1748 तक रहे थे, ऑलमोस्ट 30 साल। उस टाइम में बहुत कुछ किया जा सकता पर ऐसा नहीं हो पाया। निज़ामुल मुल्क ने जब वो 23 में बने, 1723 में या 1722 में, एक बार करेक्ट करूँगी मैं, बने वज़ीर, उसके बाद वो 1724 को खुद निकल पड़े मुग़ल एम्पायर छोड़ के साउथ की तरफ हैदराबाद में अपना स्टेट इस्टेब्लिश करने, क्योंकि उन्होंने देखा मुग़ल एम्पायर का कुछ नहीं हो सकता, ये डिक्लाइनिंग की स्टेज में है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना करियर परस्यू करता हूँ। तो वो इंसान निकल गए और ये सिग्निफाई करता है कि मुग़ल एम्पायर से मुग़ल लॉयल्टी निकल गई और उसका कंप्लीट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इतना बड़ा मंत्री खुद निकल के अलग से स्टेट एस्टैब्लिश करने लग जाएगा तो बाकी नोबल्स के चुप रहेंगे, बाकी मंत्री ज़मींदार जो भी थे, छोटे जो भी थे, सब के सब ने अपने अपने इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट राज्य निकालने लगे, कहने लगे हमारा राज्य ये हो गया, हमारा राज्य ये हो गया, आपस में लड़ने क्यों लगे? क्योंकि उनके पास फाइनेंसिस की कमी थी। अब फाइनेंसिस की कमी होगी तो हर कोई चाहेगा कि मैं इसका वाला ज़मीन हड़प लूँ, क्योंकि मैं इसका ज़मीन हड़पूंगा तो मेरे पास थोड़ा सा और पैसा आ जाएगा, और ज़्यादा मैं पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा। नहीं लगे, जितना ज़रूरी नहीं उससे भी ज़्यादा लोग टैक्स कलेक्ट करने लगे। वहाँ से फाइनेंसिस को सुधारने के लिए ये कहा गया था कि आप अपने जो ट्रूप्स हैं ना, जो भी ज़मींदार वगैरह हैं जिनके ट्रूप्स हैं, जो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए ट्रूप्स वगैरह या थोड़ी सी छोटी सी सेना रखते हैं, उसका मेंटेनेंस आप खुद करें। पर इनका ध्यान टैक्स इनके लिए कम ही आ रहा था, ये खुद को भोगे, मतलब वो पैसा खुद से भोगे या सेनाओं में बांटें, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो सेनाओं में बांटने का इन्होंने सोचा ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, इन्होंने सेना पे खर्च करना कम कर दिया, बंदी कर दिया, या बहुत ही लिमिटेड सेना रखने लगे। अब ये लिमिटेड सेना रखने लगे, इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो एम्पायर था, जो ये मुग़ल एम्पायर था, ये कमज़ोर दिखने लगा बाहर की ताकतों को। बाहर की ताकतें तो ऑफकोर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी। तो सबसे पहले आए नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह आए, उन्होंने हमला किया, कोहिनूर डायमंड ले गए, पिकॉक थ्रोन ले गए, काफ़ी सारी चीज़ें ले गए वो। उनको जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखना चाहिए। तो नादिर शाह जब आ रहे थे, अफ़गानिस्तान साइड से आए, तो उन्होंने, और ऊपर से जो वो जाने लगे तो उन्होंने अफ़गानिस्तान वाला पार्ट ले लिया, अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया था वो वाला पार्ट ले लिया अपने साथ कि मैं ये रखूँगा। तो उनके बाद जब नादिर शाह गुजर गए तो उनके बाद अहमद शाह अब्दाली ने वो टेक ओवर किया, वो जो अफ़गानिस्तान वाला लैंड था, जो वो वाला एम्पायर था। फिर अहमद शाह अब्दाली को पता चला कि हम आते हैं, हम यहाँ पे लड़ाई करेंगे, हम यहाँ से लूट के लेके जाएंगे। सबको इंडिया लगता था, भारत ऐसा लगता था बहुत ही पैसे वाला देश है, इसको लूट लो। नादिर शाह का तो कहा जाता है कि वो जब लूट के लेके गए थे यहाँ से सामान, तो इतना सामान लूट के ले गए कि 3 साल का टैक्स रिवेन्यू माफ़ कर दिया उन्होंने अपने ज़िले का, मतलब अपने पूरे कंट्री का 3 साल का इतना टैक्स रिवेन्यू लेके गए थे। और क्यों लेके गए थे वो एक दिन मैं पूरा बताऊंगी कि क्या लड़ाई हुई थी उनके साथ, वो कैसे बने राजा, कैसे क्या नहीं बने। पर उनका काफ़ी लड़ाई हुई थी, वो काफ़ी लड़ाइयों के बाद बने थे राजा। तो उन्होंने काफ़ी, सरकारी खजाना लड़ाई करोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसके लिए उन्हें धन चाहिए था। अब धन कहाँ से मिलेगा, पास का राज्य है, वहाँ पे फोर्सेस कमज़ोर हो गई, आपस में लड़ रहे हैं, मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो चुका है, अब वहाँ पे जाके हमला कर दो। और लोग जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं उन्होंने सेना अपनी बनानी छोड़ दी, आपस में ही लड़ रहे हैं। अब आपस में ही लड़ रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान ही कौन देगा। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने बार बार हमले किए। इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगी। और इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट
लड़ाइयाँ भी हुई थी, जिसके बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई